बेटियां। हिमालय की बेटियां किसे बोलेंगे? हम नदियों को बोलेंगे। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हिमालय की बेटियों के नाम से जानी जाती हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि नदियां कैसे निकलती हैं, कैसे समतल स्थान पे आती हैं और कैसे कैसे हमारे सामने आती हैं। उनके बारे में कैसे कैसे चीज़ें हमको एक्सप्लेन करी हैं नागार्जुन जी ने। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? नदियों के बारे में। मतलब नदियों को उन्होंने बहुत दूर से देखा था, जैसे कि एक सभ्य औरत होती है, शांत सी एकदम, बहुत ही अच्छी सी, जिसको हम सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं, उस तरीके से एक अच्छे परिवार की एक अच्छी स्त्री जैसी होती है, उस तरीके से वो नदी हमें दिखाई देती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी कि जैसे कि मैं अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाता, अपनी जो बहन की गोद में अटखेली करता, वैसे ही मैं नदियों की गोद में भी अटखेलियां करता रहता था। नदी गोद में मतलब नदी के पानी में जाकर छप जैसे खेलना होता पानी में, वैसे अटखेलियां करता रहता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई थी। अर्थात हिमालय के कंधे पे चढ़ना मतलब हिमालय की चढ़ाई पर जब मैं चढ़ा, यानी कि हिमालय के ऊपर जब गया, कंधे मतलब कंधा कहाँ हो गया, हिमालय चढ़ के ऊपर आया, कहाँ पे? कंधा यहाँ पे, यानी कि काफी ऊपर तक जब आए तब वो मेरे सामने अलग रूप में आई। क्योंकि जब ऊंचाई से देखेंगे तो वो अलग तरीके से दिखेंगी ना, तो वो क्या हुआ, वो अलग रूप में मुझे दिख रही थी। क्या था? मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। मतलब अभी तक नदियां कैसे देखी थी? विशाल, खूब बड़ी बड़ी, एकदम कलकल करती हुई, खूब ज्यादा पानी वाली। लेकिन जब वो हिमालय पर चढ़कर उन्होंने नदियों को देखा तो क्या हुआ, एकदम पतली सी धार के साथ वो नदी शुरू हो रही है। तो सोचिए, पतली सी धार के साथ दुबली पतली मतलब पतली सी धार के साथ वो नदी शुरू हो रही है, और समतल मैदानों मतलब पहाड़ी में पतले से निकली, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे जाके वो एकदम चौड़ी सी, एकदम फैली हुई सी हो गई, खूब बड़ी बड़ी नदियां हो गई। कैसे विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, हिमालय की बेटियों के खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी माँ, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। तो मतलब पहाड़ों पर क्यों होती? भाई पहाड़ों पर उछल कूद क्यों करती हैं, अटखेलियां क्यों करती हैं नदियां? क्यों? इसलिए करती हैं क्योंकि वहां पर कहीं ऊंचाई होती है, कहीं निचाई होती है, वहां पर पत्थर बहुत होते हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जब पानी पत्थरों से टकराएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, तो आवाजें आएंगी ना, उल्लास होगा, चीजें। लेकिन समतल मैदान में क्या होता है? प्लेन एरिया होता है, शांति से नदियां बहती हैं, उसमें कलकल इतनी उथल पुथल नहीं होती। तो ये सब चीजें देखकर लेखक जो है वो बहुत हैरान थे। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। मतलब मैं किसी लड़की को देखूं या किसी कली को देखूं तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आज इस नदी को देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। इन बेटियों को देखकर कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन सा लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अब वो क्या सोचते हैं, ये कहाँ भागी जा रही? बेटियों का मतलब नदियों से है। तो ये नदियां कहाँ भागी जा रही, किस लक्ष्य की ओर भागी जा रही हैं? अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, किस लक्ष्य की ओर भागी? लक्ष्य मतलब टारगेट होता है ना, मतलब हम अगर कहीं चले हैं, सपोज मान लीजिए हम घर से निकले हैं, तो हमें स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, रेस्टोरेंट जाना, तो हमारा लक्ष्य तय है ना कि हम घर से निकलकर जा कहाँ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर वो हिमालय यानी अपने घर से निकली हैं, तो वो जा कहाँ रही, उनका लक्ष्य क्या है, और वो भी इतनी तेजी से भागती चली जा रही हैं। अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके? मतलब इनके पिता कौन? हिमालय। अगर हिमालय का, इतने बड़े हिमालय का भी प्रेम पाकर ये तृप्त नहीं हो पाई, मतलब इनका प्रेम भी इनको तृप्त नहीं कर पा रहा, तो अब बताइए वो कौन होगा जिसका प्यार पाके वो इतना ज्यादा तृप्त हो पाएंगी, संतुष्ट हो पाएंगी? वो कौन होगा?
बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो अब इन्होंने बोला कि जब ऊंचे पहाड़ों से ये गिरती हैं, बर्फ की नंगी नंगी पहाड़ियों से ठंडे से होते हुए जब ये समतल मैदानों में पहुंचती होंगी, समतल मैदानों में क्या होता होगा, जब पेड़ों से टकरा कर निकलती होंगी तब इन्हें अपने वो जगह याद होती होगी, अर्थात हिमालय इनको अवश्य याद आता होगा। कौन जाने घोड़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कोई नहीं जानता कि हिमालय अपनी इन बेटियों को जब इनसे निकल जाती होंगी तो कितना इनको याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और उत्तर में, क्योंकि हिमालय कहाँ है, भारत के उत्तर में है, उत्तर में जब जाएंगे आप हिमालय में तो एकदम चुपचाप शांत एरिया है, तो सन्नाटे में मतलब वो चुपचाप जो है शांत खड़ा इन सारी चीजों को होते देखता रहता है, अर्थात अपनी बेटियों को अपने दूर जाते देखता रहता है शांति से। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो मतलब कहने का मतलब है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां बहुत लंबी और बड़ी बृहद मतलब नदियां हैं। जब इनकी बात होती है तो ये छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में हमने बाद में बात करी। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए जल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये बताते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो इतनी विशाल नदियां हैं, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। ये है क्या, हिमालय की बर्फ का जो पानी है वो धीरे 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 टपक टपक के क्या होता है, वो एकत्र होता है और इन नदियों में जाता है। तब कहीं जाकर ये महानदियों का रूप लेती हैं और जाकर कहाँ मिलती हैं, सागरों में जाकर मिलती हैं। सोचिए, हिमालय से निकलने वाला वो बूंद बूंद पानी कितनी बड़ी नदियों का रूप लेता है और जाकर हिमालय में मिलता है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो क्या बताते हैं लेखक कि ये कितना, सोचिए कितना भाग्यशाली होगा ये समुद्र की हिमालय की बेटियां उत्तर से और समुद्र कहाँ है, दक्षिण में, तो उत्तर से निकली इन नदियों को दक्षिण में आकर समुद्र का हाथ मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो जिन्होंने समतल स्थानों पर इन नदियों को देखा है, समतल नदियां मतलब समतल स्थान मतलब प्लेन एरिया में जब ये नदियां बहती हैं तो शांत होकर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, नदियां चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब ये पहाड़ों से निकलती हैं तो ये बहुत ही पतली धारा में और बहुत अटखेलियां करती हुई उथल पुथल आवाज, बहुत आवाज की गर्जन के साथ में निकलती हैं। तो कोई सोच नहीं सकता कि हिमालय की ये बेटियां हिमालय के पास जब रहती हैं तो कितनी अटखेलियां करती हैं, और जब वो समतल स्थान में आ जाती हैं तो वो एकदम शांत हो जाती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो अब यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने बड़े अच्छे रिश्ते के साथ हिमालय, समुद्र और नदियों को बांधा है। लेखक ने क्या बोला कि बेटियां जब अपने घर में रहती हैं, अपने पिता के घर में रहती हैं तो बेधड़क होकर हर जगह नाचती खूलती खेलती रहती हैं। उसी तरह हिमालय में जब नदियां रहती हैं तो खूब गर्जन के साथ नाचती कूदती खोलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो समतल स्थान में आती हैं, अर्थात वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, और फिर जब वो विवाह योग्य हो जाती हैं तो कहाँ चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं, जाके अपने पति के साथ। तो पति कौन होता है,
पति और उसके पिता का संबंध ससुर और दामाद का हो जाता है। तो यहां पर हिमालय को क्या बताया है? ससुर, और समुद्र को क्या बताया है? दामाद। अर्थात बेटी का विवाह हो गया समुद्र के साथ, नदियों का विवाह किसके साथ हो गया? समुद्र के साथ। हिमालय क्या बन गए? ससुर। तो इस तरीके से कितने खूबसूरत रिश्ते के साथ इन तीनों को बांधा गया है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा है, विरही यक्ष मतलब जो प्रेम में पागल था, प्रेम में पागल यक्ष था, तो उसी के ऊपर तो पूरी मेघदूत जो है लिखी गई है। तो उसने क्या लिखा? वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। तो मेघदूत में क्या होता है? एक विरही मतलब अपनी प्रेमिका से जो है प्रेमी बिछड़ गया है। अब क्या है? बारिश का मौसम आता है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो है वो जो प्रेमी बिछड़ गया अपनी प्रेमिका से, वो बादलों के माध्यम से संदेश पहुंचा रहा होता है अपनी प्रेमिका तक। ये पूरी कहानी वही बिरहा वर्णन के ऊपर लिखी गई है। तो वहां पर ये चीजें बताई गई हैं। तो उसमें क्या बताया था कि बेतवा नदी के माध्यम से अपने प्रेम को व्यक्त किया। किसने? विरही प्रेमी ने। तो यहाँ पर क्या है? जब ये चंचल नदियां देखते हैं तो ये मेघदूत की ये सारी बात जो है लेखक को याद आ जाती है, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद आया होगा। क्यों उन्होंने ऐसा लिखा? क्योंकि उन्हें भी नदियों का ये रूप पसंद आया होगा, तभी उन्होंने ऐसा लिखा है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो जब क्या होगा? हम नदियों को अलग अलग रूप में देखेंगे। एक ही नदी को अलग अलग रूप में, पहाड़ों में अलग होगी, समतल स्थानों में अलग होगी, जब समुद्र में जाकर मिलेगी तो अलग होगी। ये तीनों अवस्थाओं में जब हम नदियों को देखेंगे तो उसका रूप हमें अलग अलग दिखेगा। तो हमारे मन में उसी तरीके से उथल पुथल मचेगी जैसे कि इस समय लेखक के मन में मची हुई। कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो ये भी एक कवि है हमारे काका कालेकर। उन्होंने क्या बोला है? नदियों को लोक माता कहा है, क्योंकि ये जहां से निकलती है वहां बहुत सारी लोक कथाएं इकट्ठा होती चली जाती। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? अगर ये माँ के रूप में हम बाद में देखें, पहले इन्हें हम बेटियां समझें तो शायद हम इन्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और अगर हम बेटी से हम थोड़ा सा आगे अगर इनको हम अपनी प्रेमिका के रूप में देखें तो ये और बेटर होगा, और अच्छे हालात में हम इन नदियों को देख और समझ सकेंगे। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक और स्नेह का धागा है जिसे हम बहन के रूप में देखते हैं। तो बहुत कम ही कवियों में जो है नदी को बहन का रूप देकर हमारे सामने रखा होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। एक दिन लेखक ने भी ऐसा ही सोचा। क्या? थोरलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत नहीं ठीक थी इनकी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। दोपहर का समय था क्योंकि ठंडा का मौसम था तिब्बत तो बहुत ठंडा होता है। सतलुज नदी के पास जाकर बैठे और पैर क्या दिए? पानी में डुबो दिए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। वो जो असर पानी था उसने अपना असर डालना शुरू किया। तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। और जो पैर डाल के मैं बैठा था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरा मूड नहीं ठीक था। थोड़ी ही देर में मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी।
तो अब इन्होंने क्या बताया, सतलुज जो नदी है उसको बहन के रूप में प्रस्तुत किया हमारे सामने। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तो सतलज नदी को कह रहे हैं कि तुम्हारी हमेशा जय हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुमने इतना प्रेम दिया। भाई उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो खुश हो गए थे, तो क्या है, तुम्हारी जय हो सतलज बहन, तुम्हारी लीला अपरंपार है, किसी और की लीला ऐसी नहीं हो सकती। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। मैं बहुत ही अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुदित मतलब बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं, और मेरी जितनी खुमारी यानी थकान थी वो सभी मिट गई है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, यानी कि मैं तुम्हारी नजर बार बार उतारता हूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम क्या है, तुम बेटी हो, सतलज से बोलता है कि तुम बेटी हो और ये हिमालय क्या है, तुम्हारे पिता हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, ये हिमालय चिंतित है, क्यों, क्योंकि तुम उसकी गोद से धीरे धीरे दूर जा रही हो, लेकिन तब भी चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी नटी मतलब जो प्रकृति हर वक्त अपने रूप को बदलती रहती है। नटी यानी कि जो नाटक करते हैं ना लोग, रोड पे अक्सर आपने देखा है बहुत से लोग नाटक करते हैं, तो उसमें नट और नटी का रूप होता है। जो मेल होते हैं उनको नट बोलते हैं और जो फीमेल होते हैं उनको नटी बोलते हैं। करतब करते हैं ना, दो डंडे लगा लिए, डोरी लगा ली, उसके ऊपर चल रहे हैं तरह तरह के डंडे लेकर करतब करके, तो वो होते हैं नटी। तो प्रकृति को यहाँ बोला है नटी, यानी कि जो तरह तरह के करतब दिखाती रहती है। और चित्रित पट यानी अलग अलग तरह के चित्र हमारे सामने पेश करती है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, और उस प्रकृति पर हिमालय की छाप बिल्कुल ही अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और बहन सतलज तुम्हारी जय हो। तो इस तरीके से नागार्जुन जी ने यहाँ पर हमारे सामने एक निबंध प्रस्तुत किया हिमालय की बेटियां, यानी अर्थात हमारी नदियों के बारे में। बहुत ही सुंदर चित्रण था, बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं वो दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किए उन्होंने, और बहुत ही एक प्यारा सा रिश्ता भी प्रस्तुत किया। तो ये देखकर हमें बड़ा मजा आया। इसके प्रश्न उत्तर हम थोड़ी देर में अभी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय। गद्य में लिखा गया था, गद्य का पाठ था, और ये एक निबंध विधा में था। ये एक निबंध था, इसमें हमारी नदियों के बारे में बताया गया था जो कि हिमालय से निकल रही थी। ये पाठ हमने पढ़ा, समझा, और नागार्जुन जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे ढंग से इन नदियों के बारे में समझाया भी। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, उनके उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे, चलिए जानते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, उसे भाई हम माँ मानते आए, हमें उसमें बेटी का रूप देखना चाहिए, बहन का रूप देखना चाहिए, प्रेयसी का रूप देखना चाहिए। ये तीन रूप उन्होंने हमको बताए कि हम अगर इनमें देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियां अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें बेटी, प्रेयसी, बहन के रूपों में भी देखते हैं। माँ के अलावा उन्होंने इन सब रूपों में भी हमको दिखाया है कि मतलब कैसे बताया, हिमालय से वो बेटी के रूप में निकली, फिर मेघदूत के जरिए उन्होंने बेतवा नदी का उदाहरण देते हुए उसे प्रेयसी का माध्यम बताया, हमें प्रेयसी है। फिर उसके बाद में बहन, उन्होंने कितनी अच्छी कविता जो है सतलज बहन के ऊपर हमें लिख कर दिखाई। तो उन्होंने ये तीन रूप हमारे सामने प्रस्तुत किए कि माँ के अलावा भी नदी के ये तीन और रूप हैं जिनको हम देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये महानदियां हैं, यानी इनमें बहुत सारी नदियों का मेल होता है, ये निकलती हैं फिर अलग अलग नदियों में बढ़ जाती हैं। तो ये जो विशेषताएं हमें इस पाठ में बताई गई हैं उसी आधार पर हमको इसको लिखना है। तो क्या बताया गया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद ही कहा गया है। हमारे यहाँ नदियां
कोई भी नदी हो उसे हमेशा स्त्रीलिंग का रूप कहा जाता है, स्त्रीलिंग में आती, यानी नदी है यानी वो स्त्रीलिंग में आएगी। लेकिन सिंधु और ब्रह्मपुत्र को जो क्या बोले जाते हैं, वो नद है। नद मतलब वो पुल्लिंग रूप में हमारे सामने आती है, ठीक है, उन्हें हम हमेशा पुल्लिंग का ही रूप बोलते हैं। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। ये दो नदियां ऐसी हैं जिनमें सारी नदियों का आके संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इसकी महत्ता है, प्राकृतिक दृष्टि से भी है और भौगोलिक दृष्टि से, मतलब ये इनमें बहुत सारी नदियां, जितने भी हमारे देश में नदियां हैं ये सभी आकर इसमें मिलती हैं और जाकर समुद्र में मिलती हैं। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित है। दिल से मतलब यानी कि हिमालय में जो बर्फ इकट्ठा है उसके पिघले हुए एक एक बूंद के इकट्ठा हुए पानी से ये नदियां निकलती हैं। इनका रूप विशाल और विराट है, मतलब ये नदियां बहुत बड़ी हैं। अब सोचिए जिसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं तो जाहिर सी बात है वो नदी जो है वो विशाल ही हो जाएगी। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी परवरात हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तो मतलब इनका साथ इतना सौभाग्यशाली है क्योंकि नदियां हम अपने साथ उपजाऊ चीजें लेके आती हैं, ऑक्सीजन लेकर आती हैं, जीवन लेकर आती हैं, अपने साथ में आकर समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र जब इनका साथ छाप लेता है तो वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ जीवनदायिनी बहुत सी चीजों को लेकर आती है। तो इस तरीके से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो विशेषताएं हैं वो हमने इस प्रश्न में के उत्तर में आपको बताई। याद रखिएगा, हमें ये पाठ पे आधारित देना है, आप अपने मन से चीजों को नहीं, पाठ पे आधारित जो है उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसमें लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसमें भाई बहुत जगह जगह बहुत बड़े रूप में दिया गया है, आपको उसको छोटा करना है, छोटा करके तब आप इसमें आंसर लिखोगे। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो ये बोला गया था ना बीच में, क्यों कहा है। सबसे पहले उन्होंने नदियों को लोक माता कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, हमें अब ये चीज बतानी है। इसको कैसे हम समझाएंगे, देखिए, यदि युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं नदियां, क्या युगों से, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नदियां नहीं होती तो क्या हमें पानी मिल सकता था? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ये नदियां ही जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, हमें पानी देती हैं, अपने साथ जीवन लाती हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। जैसे एक माँ है अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह ये नदियां हमें खाने के लिए, पीने के लिए हर एक चीज मुहैया कराती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। उर्वरा शक्ति मतलब ये पत्थरों जो पहाड़ों से आती है तो अपने साथ बहुत ही उर्वरक मिट्टी लेकर आती है। जब मिट्टी लेकर आती है तो वहाँ की जो भूमि जो है वो बहुत, वहाँ पे अगर जो चीज़ भी उपजाई जाए तो बहुत ही शुद्ध और अच्छी होती है। तो ये होता है ना, जब गर्मियों के मौसम में नदियां सूख जाती हैं तो उस जहाँ पर जब नदियां पतली हो जाती हैं, भाई बारिश के समय में चौड़ी हो जाती हैं और गर्मियां आते आते तक वो पतली धार हो जाती हैं, तो जो सूखी हैं उस एरिया पे खेती होती है। क्यों होती है खेती? क्योंकि वहां की भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है। इसलिए नदियां माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मतलब मानव ने नदियों को बहुत दूषित किया है, ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु उसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण मां चाहती है। अतः काका कालेकर ने नदियों को मां के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। अब जब लेखक हिमालय गए, हिमालय के कंधे पे चढ़े, यानी कि हिमालय की यात्रा कर रहे थे, तो किस किस की प्रशंसा करी? उन्होंने हिमालय की गंभीरता की, नदियों की महानता की, दुबली पतली पेड़ पौधे, बर्फ की घाटियां, इन सब के बारे में हमें सब कुछ बताया है, घास के मैदान, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखेंगे? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की,
बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो मतलब नदियों के रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज का वर्णन लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया है। तो उस सारी खूबसूरती को यहां पर हमें उकेरना है, ये ध्यान रखिएगा कि जो जो चीजें बताई, हो सकता है हमसे कुछ छूटा हो, लेकिन आप अगर कोई चीज और उसमें देखें, समझें, तो यहां पर मेंशन करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह लेख 1947 में लिखा गया, यानी ये निबंध जो है ये 1947 में लिखा गया। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? अब 1947 में इतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, इतनी गर्म नहीं था। जो नदियां निकल रही थी, समतल स्थानों पर पहुंच रही थी, जैसा भी हो रहा था, तब में और आज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं। उन परिवर्तनों को हमें मेंशन करना। हमने आपके सामने थोड़ा सा पैरा रखा है, आप चाहें तो इसे सर्च करके भी लिख सकते हैं कि क्या, कैसे, कितना इसका एरिया था, अब सिकुड़ के कम हो गई हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो जिसकी वजह से पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है, नदियाँ ज़्यादा उग्र हो गई हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को वो प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। क्योंकि अब क्या है, लोग क्या है, पहले पहाड़ों पर इतने लोग नहीं रहते थे, पहाड़ों पे बहुत ज्यादा लोग रहने लगे। कारण क्या हुआ? अब प्रदूषण नदियों में मिलने लगा। तो जहां का जल, जहां से नदियां निकलती थी, शुद्ध होती थी, अब वो वहीं उसी स्थान से जो है वो अपवित्र होना शुरू हो चुकी, प्रदूषित होनी शुरू हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। अब नदियां क्या है, जब शहरों से निकलती हैं तो उसकी तो बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो वो और ज्यादा, जो थोड़ी बहुत स्वच्छ बसी होती हैं वो भी सब समझ जाती हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियां इनका ज्वलंत उदाहरण है। गंगा यमुना का पानी जहां स्वच्छ निर्मल, आज काला पड़ गया। गंदगी, प्रदूषण के कारण क्या हो गया? एकदम काला हो गया है। अब इसमें जैसे आप कर सकते हो ऐड, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बर्फ का ज्यादा पिघलने के कारण नदियों में अत्यधिक जल आ रहा है, जिससे इनका उग्र रूप भी हमारे सामने कभी कभी आ जाता है। ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। अब हमारे पास आता है इसका लास्ट क्वेश्चन। हमसे लास्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देव माता क्यों कहा है। अब संस्कृत शिक्षक से इसलिए बोला गया क्योंकि मेघदूत जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, तो संस्कृत के शिक्षक इस बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, आपको बता पाएंगे। तो क्या दिया है इसमें? हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। सॉरी, देवात्मा मतलब देव की आत्मा, क्योंकि कालिदास के मानना है कि हिमालय पर देवों का वास है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। हिमालय में ही कैलाश पर्वत है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं ना, कैलाश पर्वत पे आज भी शिव जी हैं, तो इसीलिए वो जो है आज भी शिव का स्थान माना जाता है। तो हिमालय पर देवों का वास है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? देवात्मा। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हमने खत्म किए। ये निबंध लेखन था हमारे सामने। निबंध को हमने पढ़ा, समझा, जाना और इसके प्रश्न सॉल्व किए। अब इसके बाद का पाठ लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय।